बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अम्ल के बारे में। तो उसमें मैंने कुछ अम्ल के बारे में बेसिक नॉलेज दिया था। इसमें हम लोग क्षारक के बारे में देखने वाले हैं और इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और क्षारक के बारे में हम बताने वाले हैं। उसका आगे भी हम इस कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग का क्षारक। क्षारक उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत जगह आपका ये सब भी काम आते हैं, बेसिक चीज़। तो क्षारक का हम लोग का बेसिक पॉइंट जो है कि क्षारक होता क्या है, मेनली हम लोग समझेंगे कि होता क्या। हमको तो कुछ नहीं पता कि क्षारक होता क्या है। तो देखिए, कोई ऐसे पदार्थ जो होते हैं या फिर कोई ऐसे वस्तु जिसको मतलब हम लोग खाने या चखते हैं तो उनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। आप लोग कड़वा किसको बोल सकते हैं? जैसे नीम वगैरह होता है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आपको स्वाद कड़वा हो उसको हम लोग क्षारक कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। दूसरा कि जो लिटमस पेपर होता है यानी कि लिटमस होता है उसको नीले में बदल देता है। जो लाल लिटमस होता है उसको नीले में बदल देता है, उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक, तीसरा है कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। कोई अगर जलीय विलयन है उसमें अगर आप क्षारक डालेंगे तो वो OH माइनस आयन देता है, तो उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का परबल क्षारक। परबल क्षारक क्या होता है? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग क्षारक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो मतलब हम लोग का परबल होता है कि जैसे कि हम लोग परबल आम्ल और परबल दुर्बल आम्ल के बारे में भी पढ़ा था। तो वैसे ही परबल आम्ल और दुर्बल क्षारक मतलब परबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है। तो परबल क्षारक किसको बोलेंगे? जो मतलब जिसका हम लोग एक तरह से बोले, जो हम लोग का अभी pH मान पढ़ेंगे जिसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं कि कितना pH मान है। तो देखिए, जिसका pH मान जो होता है, मतलब अभी इसको नहीं समझिए, हम जब pH मान बताएंगे तब आप समझ लीजिएगा। तो उससे पहले क्या समझ लीजिए, परबल मतलब जो स्ट्रॉन्ग क्षारक है। क्षारक दो प्रकार से बांटा गया है, जो परबल होता है और एक दुर्बल होता है, मतलब जो जिसमें थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, एक में कम पावर होता है। उसके बाद क्षार क्या है? देखिए, ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में, क्षार क्या है? तो देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार कहते हैं। देखिए, ऐसा जो क्षारक है वो जो जल में घुल जा रहा है, जल पानी में मिल जा रहा है, उसको हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का यहाँ दिया हुआ NaOH, KOH, MgOH ये होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं लवण क्या होता है। देखिए, लवण जो होता है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखिए, जो हम लोग इसको हम लोग एक न्यूट्रल बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इनको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग अम्ल और क्षारक, अभी अम्ल पढ़े फिर क्षारक पढ़े, तो अम्ल और क्षारक के जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो हम लोग को मिलता है, जो प्राप्त होता है, उसको हम लोग लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl, KCl ये सभी क्या है? हम लोग का लवण है, सॉल्ट है। NaCl हम लोग को कैसे मिला? तो देखिए, इसका हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इसका हम लोग रिएक्शन जो समीकरण है उसको लिख के दिखाते हैं। देखिए, आपका अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है हम लोग का HCl। ठीक है, उसके साथ हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे? इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं लवण का। या हाँ बे, तो हमने मतलब पूरा रिएक्शन नहीं दिखा पाया, जरूरी हम आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो ये जो है रिएक्शन जो है वो हम लोग का मतलब एक तरह से बोले तो उतना ये रिएक्शन जो है, सॉरी फॉर दिस, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए, जो हम लोग का NS जो है हम लोग का HCl होता है, HCl मतलब ये हो गया हम लोग का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग का होता है NaOH, इसको बोलते हैं हम लोग क्षार। तो ये दोनों का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जो हम लोग का बनता है वो H जो है हम लोग का इसके साथ रिएक्शन करता है और Cl इसके साथ, तो बनता क्या है हम लोग का? तो ये हम लोग का बनेगा ClNa। तो NaCl प्लस H प्लस OH मतलब H2O। तो NaCl प्लस H2O ये बनता है। HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग NaCl प्लस H2O मिलता है, मतलब ये लवण प्लस जल, मतलब अम्ल प्लस क्षारक का रिएक्शन कराते तो लवण प्लस जल मिलता है। तो यही यहाँ पे हम लोग का जो एग्जाम्पल है लवण का वो दिया हुआ NaCl, KCl। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि ये इंडिकेटर यानी कि सूचक क्या होते हैं। सूचक आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। सूचक मतलब एक तरह से बोला जाए तो सूचना देने वाला। तो आखिर यहाँ सूचक का क्या काम है? देखिए,
सूचक जो होता है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, किसी विलयन की अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देखिए सूचक का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी विलयन जो है उसका अम्लीयता या क्षारकीयता को पता लगाने के लिए, मतलब वो अम्ल है कि क्षार है उसका पता लगाने के लिए। इसको पता कैसे लगता है हम लोग को, तो ये पता लगता है इसका रंग जो होता है, इसका कलर, जैसे कि हम लोग का ये लिटमस पत्र हो गया, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो रंग या फिर गंध या फिर सेंट जो आता है उससे सेंट जो गंध आता है वो उसका बदल जाता है अम्ल या क्षारक के रूप में। तो हम समझ जाते हैं अरे ये तो अम्ल है, अरे ये तो क्षारक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सूचक जो अभी देखें कि किस किस तरह का सूचक, तो ये 3 तरह का सूचक होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, मतलब पता लगाने के लिए कि अम्ल है या क्षारक, तो हम लोग का पता प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब जो पहले से प्रेजेंट है, प्राकृतिक है। कृत्रिम मतलब जो संशोधित होता है, जो हम लोग बनाते हैं। तीसरा है कि गंधीय सूचक, जो गंध से हम लोग को अम्लीयता या क्षारकीयता में पता चलता है। देखिए प्राकृतिक सूचक क्या है, ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, जैसे कि लिटमस हो गया, ये लिटमस पेपर होता है। दूसरा होता है लाल पत्ता गोभी, ठीक है। तीसरा होता है हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, फिनोलोथफिन, ये सभी होता है हम लोग का प्राकृतिक सूचक। पूछेगा कि प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है, तो ये फिनोलोथिन जो आता है, थेलिन, फिनोलेफ्थिलिन, ये जो है हम लोग का ये प्राकृतिक सूचक में आता है, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम सूचक में क्या क्या आता है, जैसे ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे कि हम लोग का हो गया मेथिल ऑरेंज, ये हम लोग का क्या है, कृत्रिम सूचक है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कृत्रिम सूचक का नाम बताइए। मेथिल ऑरेंज है, क्या है, फिनोलेफ्थिन है, फूल है, हल्दी है। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध या अम्ल क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। जैसे कि हम लोग का प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सभी क्या होता है, गंध में बदल जाता है, पता चल जाता है हम लोग को कि ये अम्ल या क्षारक है। आप देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है प्राकृतिक सूचक का, लिटमस, पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया। ये कृत्रिम सूचक है फिनोलेफ्थिन, मेथिल ऑरेंज, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये लिखा हुआ था मेथिल ऑरेंज, और फिनोलेफ्थिन जो है ये हम लोग का कृत्रिम सूचक का है। जो हल्दी है ये हम लोग का इसका है प्राकृतिक सूचक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये आप लोग का डाटा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। गंध में किस रंग में किस गंध में परिवर्तित होता है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। देखिए हर एक में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, तो अम्ल और क्षारक में भी कुछ गुण पाए जाएंगे, रासायनिक गुण होंगे उसके अंदर में। तो धातु की जो अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ और क्षारक के साथ कैसे होती है, देखिए कोई हम लोग का धातु है, धातु यानी कि मेटल, यानी कि आप सिंपली समझिए जो हम लोग का धातु किसको बोलेंगे, जो हम लोग का जो आप लोग लोहा वगैरह देखे होंगे, तांबा वगैरह, वो सभी धातु होते हैं। जो मतलब हम लोग का ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो वो सब हम लोग का एक तरह से धातु हो गया। जिंक वगैरह सुने होंगे। तो धातु की जो अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ और क्षारक के साथ किस तरह से होती है वो समझते हैं। देखिए आपको इसको लिख के रखना है नोट करके कॉपी में कि धातु की जो अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ कैसे होती है, क्योंकि हम लोग अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे, तो अम्ल के साथ कैसे होती है। तो अम्ल को जब हम लोग धातु से रिएक्शन कराते हैं, मतलब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोग को लवण और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्षार का भी अगर धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन ही मिलता है, मतलब सेम, दोनों में हम लोग को सेम मिलता है। आपको याद रखना है। देखिए अम्ल क्या है, HCl है, धातु क्या है, जिंक धातु है। तो ये आपको पता ही होगा कि जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। इसमें भी वैसा ही होगा, NaOH Zn के साथ NaZnO हो जाएगा, प्लस H2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे एक है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, ये बहुत ही हैवी पॉइंट है, ये मतलब सिंपल एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पॉप टेस्ट किसको कहेंगे, देखिए
हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में दर्शाने के प्रयोग हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया करते हैं। पॉप टेस्ट जो होता है हम लोग का, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है पॉप टेस्ट का यूज करके, ठीक है। इससे क्या होता है कि पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। तो हाइड्रोजन गैस जिस प्रणाली में होगा उसके पास हम लोग एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो उसमें से हम लोग को साउंड आता है। अगर वो साउंड नहीं आया तो समझ लीजिए वो हाइड्रोजन नहीं है, और साउंड नहीं आया मतलब आया तो समझ लीजिए हाइड्रोजन है। तो इस टेस्ट को हम लोग हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसे हम लोग पॉप टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु पाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करवाएं, अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं हैं। किसका? अम्ल और ये धातु के साथ अभिक्रिया कराएं, अम्ल और क्षारक का। अब धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे अम्ल और क्षारक का, ठीक है। धातु कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, जो हम लोग का धातु है सोडियम, सोडियम को कार्बोनेट में बदलते हैं, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्षार क्या है? सोडियम, ठीक। सोडियम के क्षार के साथ मतलब ये NaOH के साथ कराएंगे, इसमें हम लोग HCl के साथ कराएंगे, ठीक है। अब अम्ल के साथ कैसे होगा? तो देखिए, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट जब बनेगा तो लवण CO2 और जल देगा, ये याद रखना है आपको। ये अम्ल के साथ क्या दे रहा था? ओनली हाइड्रोजन गैस दे रहा था लवण के साथ। लेकिन हम लोग का जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हम लोग को लवण CO2 और जल भी मिलता है। तो अम्ल के साथ जब बाइकार्बोनेट का भी कराते हैं तो हम लोग को लवण CO2 और जल मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है, मतलब सफ़ेद कलर का हो जाता है, उसको हम लोग चूने के पानी का टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सफ़ेद कलर का हम लोग को अवक्षेप मिल जाता है, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। की परस्पर अभिक्रिया, अभी हम लोग अम्ल के साथ देखें एक बार अभिक्रिया करा के, एक बार देखें हम लोग बाइकार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के। अम्ल का हम लोग धातु के साथ एक बार और धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एक बार। धातु के साथ करा रहे थे तो हाइड्रोजन लवण प्लस हाइड्रोजन मिल रहा था, जबकि हम लोग जब हम लोग बाइकार्बोनेट के साथ कराएं तो जल और CO2 गैस मिल रहा था। अब हम लोग धातु और मतलब अम्ल और क्षारक का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए, अम्ल और क्षारक का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को लवण और जल मिलता है, ठीक है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं। देखिए, जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल को प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल मिलता है। तो क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक का रिएक्शन ये अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अम्ल देगा ये क्षारक देगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, लवण बचेगा और जल बचेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किस तरह से हो सकता है? प्रबल अम्ल का अगर दुर्बल क्षारक के साथ कराएंगे तो इसमें प्रबल कौन है? प्रबल अम्ल है, तो इसमें अम्लीय लवण मिलेगा हम लोग को और जल मिलेगा, क्योंकि हम लोग का प्रबल जो था वही हम लोग का लवण मिलेगा। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के साथ तो ये क्षारकीय लवण मिलेगा और जल मिलेगा। वही अगर हम कराएंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ, दोनों प्रबल हो गया, तो उदासीन लवण मिलेगा, जल मिलेगा। अब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार तो उदासीन लवण मिलेगा और जल मिलेगा, ठीक है। ये 4 रिएक्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का बताते हैं।